राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स योद्धा में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी निकला है उसके प्रश्नोत्तर, यानी कि 50 जीके का क्वेश्चन हम इस मॉडल सेट में कवर करने वाले हैं। बाकी इसी तरह की सीरीज़ इस चैनल पर आते रहेंगे और लाते रहेंगे। इसके बाद जीके के बाद साइंस आएगा, साइंस का मैथ आएगा, मैथ के बाद रीजनिंग आएगा। तो टोटल कवर हम प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं और करने वाले भी हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग सेट को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पर ध्यान देखेंगे सब लोग और आशा करते हैं कि आंसर भी देने का जरूर कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। मतलब असम पूछ रहा है कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा सत्रिया। क्या हो जाएगा? सत्रिया। तो दोस्तों, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में दो चार पॉइंट जान लेते हैं। क्या क्या है कि सत्रिया जो है इसकी शुरुआत शंकर देव के द्वारा किया गया था। शंकर देव के द्वारा कराया गया था। उसके बाद ये जो है वो सत्रिया भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं छऊ के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। छऊ जो है वो झारखंड के खरसावां, झारखंड कहाँ से? झारखंड के खरसावां से इसका शुरुआत हुआ था। और यह जो छऊ नृत्य जो है वो बंगाल यानी कि बंगाल, बिहार और झारखंड का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद देखते हैं कि छऊ को जो है उसको विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को द्वारा भी इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अगला जो ऑप्शन नंबर 2 में है कि क्या है कि गोटीपुआ के बारे में जानते हैं। तो यह जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है एकल लड़का। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लड़का होता है। क्या होता है? लड़का होता है। इसका जो शुरुआत, यह जो नृत्य है वो उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में इसका आयोजन होता है। उसके बाद रह जाता है कि चौथा नंबर में देखिए रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। रऊफ कहाँ का मनाने वाला है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला त्यौहार नृत्य है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला एगो नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा पोंगल। क्या हो जाएगा? पोंगल। लेकिन देखिए दोस्तों, और क्या क्या है तमिलनाडु में? पोंगल तो हो गया तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ का है? वो भी है जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू ये भी है तमिलनाडु का है। उसके बाद जल्लीकट्टू के बाद एक और है जिसे कहते हैं चिथरई। जिसे क्या कहते हैं? चिथरई कहते हैं। चिथरई हो गया, अपिरक्कू हो गया। ये सब तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसके बाद रह जाता है, क्या रह जाता है उसके बाद देखिए, अगला जो है वो पोंगल हो गया, बिहू हो गया, ओणम देखिए, ओणम जो है वो केरल का है। और ओणम कहाँ का है? केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। गुड़ी पड़वा हो गया। उसके बाद बिहू जो है वो असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है बिहू। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि
उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, तो इसका जो शुरुआत जो है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अब देखिए अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इन्होंने 1912 में, कब? 1912 में अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। 1912 में अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। उसके बाद इन्होंने यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे और सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। इन्होंने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता किया था और 1945 तक ये अध्यक्ष रहे थे। कब? 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है कि सैयद अहमद खान, इसके बारे में कुछ नहीं जाना। बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। बदरुद्दीन तैयबजी जो है यह कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। उसके बाद अब्दुल गफ्फार खां, इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कि लिखा है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? पूरा, तो देखिए दोस्तों, पूरा यहाँ आया है PURA। पूरा का फुल फॉर्म देखिए, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया। क्या? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका शुरुआत जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखल है MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? स्वामीनाथन के बाद जाना जाता है। उसके बाद देखिए विश्व में अगर हरित क्रांति की बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हरित क्रांति शब्द जो दिया था विलियम गॉड ने दिया था। और इसे तो हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन हो जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में, वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द जो है विलियम गॉड ने दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम लोग देख चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये शुरू किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ रहना। तटस्थ मतलब क्या होता है? उनसे जितने भी सारे शक्ति हैं उनसे अलग रहना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आया है कि गुट निरपेक्षता के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो है 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और इसमें जो है भारत की ओर से
नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि किसने पार्टिसिपेट किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे पार्टिसिपेट किया था। तो ये और इसे जो है तीसरी दुनिया भी तीसरी दुनिया भी कहा गया था, तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, क्या है कि पूंजी बाजार विनिमय होता है। पूंजी बाजार विनिमय क्या होता है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेबी देखिए, सेबी के बारे में कुछ जान लीजिए। सेबी SEBI, सेबी। ठीक है, सेबी के बारे में देखिए, तो सेबी के बारे में हम लोग देखते हैं। सेबी जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है वह 1992 में किया गया था, और इसका जो मुख्य कार्य है भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उनका नियंत्रण करना, स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करना एवं उसको बढ़ावा देना, एवं उसको क्या करना, बढ़ावा देना, इसका अर्थ होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुरु शिखर क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु शिखर क्या है, तो गुरु शिखर जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर है। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1322 मीटर, 1722 मीटर इसका ऊंचाई है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार जो है सर्वोच्च जितनी भी शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रस्तावना को बात करें तो इसे उद्देशिका भी कहा गया था, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। और इस उद्देशिका को सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। और यहीं हम संसद की बात करें, अगर हम संसद की बात करें तो देखिए इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद संसद की बात करें तो इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख है। और राष्ट्रपति का बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख जो है वो 52 में है। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पैट्रियोटिक के संपादक कौन थे। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इतने पर हम लोग नहीं रुकेंगे और कुछ हम लोग जानेंगे। हिंदू पैट्रियोटिक के रचनाकार कौन थे, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। यह जो हिंदू पैट्रियोटिक है इसकी बात करें तो इसके बारे में इस पुस्तक में नील विद्रोह जो हुआ था इसके बारे में इसका उल्लेख मिलता है, पढ़ने से मिलता है। यह जो है वो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी, तो अंग्रेजी थी। ये भी बात आप लोग को याद रखना है, अंग्रेजी थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके बारे में कि यह क्यों। तो बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। कब तक रहता है, 1206 से
26 तक रहता है। बात करें हम अगर इब्राहिम लोदी की, तो यह लोदी वंश का था। तो लोदी वंश का था जब तक, तो लोदी वंश का संस्थापक के बारे में भी जानते हैं। तो लोदी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी था। लोदी इसका संस्थापक था, ठीक है। और इसके बारे में देखते हैं तो इसी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शासक था उसका नाम था सिकंदर लोदी। इसी ने भूमि को नाप के सिकंदर गज सिकंदरी जो है भूमि के नाप के पैमाइश पर आधारित एक इकाई चलाया था। कौन? सिकंदर लोदी। अब इसका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है। कब होता है? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है। और यह युद्ध जो होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार देता है बाबर। और इब्राहिम लोदी पूरे सल्तनत काल में युद्ध के भूमि में मरने वाला प्रथम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। तो बाबर, अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ देखें राणा सांगा। तो बाबर को यहाँ आने का आमंत्रण जो है वो राणा सांगा के द्वारा ही दिया गया था। इसने आने का निमंत्रण दिया था बाबर को, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब देखते हैं कि चुनाव आयुक्त क्या करते हैं, ठीक है। इस चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति कहते हैं। यह जो है चुनाव आयुक्त जो है वो जो है वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, इस सब का जो है चुनाव कराती है। कौन? चुनाव आयुक्त। मतलब मुख्य चुनाव आयोग जो है इसका चुनाव कराते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ जो है अभी वर्तमान CJI हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो डी वाई चंद्रचूड़ हैं। अगर संसद की बात करें तो संसद के बारे में हम लोग देख दिए कि 79 में इसका उल्लेख है। प्रधानमंत्री जो है संविधान में, वैसे तो प्रधानमंत्री का वैसे उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, आर्टिकल 74 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कावेरी विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? किन दो राज्यों के बीच में कावेरी नदी का विवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी नदी का अगर हम उद्गम की स्थल बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। कहाँ से उद्गम है? महाराष्ट्र में है। इस पर कुछ परियोजनाएं भी है, जैसे स्टेनले परियोजना तमिलनाडु में है। और आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 13 में क्या है कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गर्व प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 का डी हो जाएगा। तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है उसका नाम था लीला सेठ। क्या था? लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनी थी।
अगर हम लोग बात करें कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो इसका जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र है इसका, किसका है, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। टोटल कितना है, 25 हाई कोर्ट है। इसमें सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंग भेद। तो इसका आंसर हो जाएगा रंग भेद। अगर आप लोग को याद होगा तो नेल्सन मंडेला जो थे वो यहीं के थे, और फर्स्ट मतलब अफ्रीका में मतलब काले श्वेत व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के पद पर बने थे। तो नेल्सन मंडेला यहीं के थे, और उन्हें नेल्सन मंडेला को भारत की ओर से सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दे दिया गया था। अब अगला देखते हैं हम लोग 15 में कि, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 में क्या है कि नीचे दी गए युग्मों में कौन एक दूसरे के समानार्थी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसमें कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 11 खिलाड़ी करके होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? हिमोड जो है कहाँ निर्मित होते हैं? तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियर क्षेत्र में हिमोड का निर्माण होता है। अगर हम बात करें हिमोड ग्लेशियर, तो बताना है आपको। चलिए हम ही बता देते हैं। भारत पूरे विश्व का सबसे युद्ध स्थल जो है, शुष्क और ठंड युद्ध स्थल जो है वो सियाचिन है। कहाँ है? सियाचिन में है। सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है। सियाचिन क्या है? ग्लेशियर क्षेत्र है। ठीक है। अगर हम बात करें नदी डेल्टा को याद रखिए कि दो नदियों के बीच जो बनता है, दो नदियों के मध्य या फिर दो से अधिक नदियों के बीच में जो क्षेत्र बनता है तो उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा हमेशा इस प्रकार का होता है, त्रिभुज के समान होता है। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा वह सुंदरवन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और यह डेल्टा जो है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा के क्षेत्रों में बनता है। अगला देखते हैं कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। जिसका निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था। अगला देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा बनाया गया था। औरंगजेब के हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अगला देखते हैं
भारत के गणतांत्रिक दल की स्थापना, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो गणतंत्र मतलब द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है। B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ जान लीजिए। तो B.R. अम्बेडकर इन्होंने आर्टिकल 32 को भारत मतलब संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वस्तु का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? तो इसका तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऊन और भेड़ का मांस। ऊन और भेड़ का मांस। ठीक है। अब देखते हैं ऊन और भेड़ के मांस के बारे में कि यह जो है ऊन और भेड़ के एक ही इनपुट से दो या दो से अधिक वस्तु को उत्पादन कर संयुक्त आपूर्ति कहलाता है। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ कॉफ़ी के बारे में, तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक असम है। अगर टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट जो होता है यह किस प्रकार का होता है? तो ये टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है कि 49वें समानांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 USA और कनाडा। क्या हो जाएगा? USA और कनाडा। लेकिन हम लोग इतने में नहीं रुकेंगे, हम लोग और भी जानेंगे कि कौन से क्षेत्र किसी से अलग होता है। तो बात करें हम लोग डूरंड रेखा से भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाता है। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा कि डूरंड रेखा कौन सी रेखा? डूरंड रेखा जो है डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। अगर 24 डिग्री अक्षांश की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हालांकि आप लोग को ये सब कुछ नया लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको याद करके ही जाना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पूरा कंठस्थ करके जाना है। हालांकि मेरा वीडियो लंबा है, लेकिन आपको कंटेंट कैसा लग रहा है वो बताइएगा। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। तो देखिए और जान लीजिए थोड़ा कि 49 डिग्री हो गया, 24 डिग्री हो गया। मैगीनॉट एक होता है, मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में होता है। मैगीनॉट रेखा, मैगीनॉट कहाँ होता है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में होता है। हिंडलबर्ग और ऑर्डिनेशिया, हिंडलबर्ग जो है सीमा जो है वो पोलैंड और जर्मनी के मध्य होता है। मैनरहिन समांतर रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के मध्य होता है। मैनरहिन रूस और फिनलैंड के मध्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। आवश्यकता के अनुसार जो है उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, 4 आने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो दिया नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं किसमें जो है 5 खिलाड़ी होता है।
ठीक है। एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉयलेश्वर मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर इस स्थल में शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो ये जो हॉयलेश्वर मंदिर की बात करें, अगर हम हॉयलेश्वर मंदिर की बात करें तो ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। इसका आंसर हो जाएगा 1, कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। हॉयलेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। इसे 2023 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। तो ये जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था? तो इसका आंसर जो है, उसका आंसर हो जाएगा बौद्ध कला का प्रभाव रहा था। ठीक है। तो अगर देखिए, अगर आया है तो हम इसको कुछ सीख लेते हैं इससे, और क्या क्या बन सकता है इससे। क्वेश्चन देखिए कि बुद्ध के बारे में देख लीजिए। इन्होंने पाली भाषा में अपना दीक्षा दिया था। कहाँ दिया था? और देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर कंटेंट आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताएं कैसा कंटेंट रहा, ताकि हम इसी तरह की वीडियो को और लाते रहें जो आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छा और कारगर साबित हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। बाय।